स्टूडेंट्स, आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है श्वसन एवं मानव श्वसन तंत्र। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? अब तक आपने पढ़ा कि जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन तंत्र के माध्यम से उस भोजन का पाचन हो जाता है और वो पचित भोजन रस जो है वो रस रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त उन पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक लेकर जाता है। अब कोशिकाएं इन पोषक तत्वों का उपयोग करेंगी। कैसे उपयोग करेंगी? कोशिकाएं इन पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करेंगी, ऑक्सीजन के उपयोग से ऑक्सीकरण करेंगी और ऑक्सीकरण उन पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी ऊर्जा बनेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से ये जो गैसों का विनिमय है, ऑक्सीजन का उपयोग है, CO2 का उत्सर्जन है और रक्त कोशिकाओं और वायुमंडल के मध्य ये जो गैसों का आदान प्रदान है, यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। हमारे शरीर में श्वसन कई चरणों में संपन्न होता है। उन कई चरणों को समझने से पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो ये श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, इस श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया में कई सारे अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं और श्वसन तंत्र उस श्वसन प्रक्रिया को संपादित करता है। इन अंगों में सबसे पहले नासाद्वार, फिर नासागुहा, नासाग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका, फेफड़े, ये जो मांसपेशी है नीचे डायफ्राम जिसे कहते हैं, ये डायफ्राम और ये जो बाहर पसलियां दिख रही है, इन पसलियों के बीच की जो पेशियां हैं, ये सभी मिलकर हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो यहाँ श्वसन तंत्र की संरचना को समझने के लिए हम श्वसन तंत्र को कई भागों में बांट सकते हैं। उससे पहले कि हमारे शरीर में जब हमने ऑक्सीजन ग्रहण करनी है और उसका उपयोग लेना है और फिर ऊर्जा मुक्त होनी है, तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो श्वसन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। जैसे सबसे पहला चरण होता है वातन। वातन में क्या? सांस लेना और छोड़ना। आप सभी को ध्यान है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है। तो श्वसन का सबसे पहला चरण है वातन। वातन में क्या? सांस लेना और सांस छोड़ना। उसके बाद में बाह्य श्वसन होगा, यानी कूपिका झिल्ली से श्वसनीय गैसों का विनिमय होगा। फिर उन गैसों को रक्त द्वारा परिवहन किया जाएगा। फिर आंतरिक श्वसन होगा, यानी रक्त और उत्तकों के मध्य गैसों का विनिमय होगा। और लास्ट में कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन होगा और CO2 का उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया श्वसन के दौरान होती है। श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ने के लिए हम श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब ऊपरी श्वसन तंत्र कौन सा हुआ? ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य 4 अंग हैं। सबसे पहले ये हमारी नासिका, जिसके अंदर नासाद्वार और नासागुहा दोनों शामिल हैं। फिर नासागुहा का पिछला भाग ये नासाग्रसनी और मुख, और साथ में ये जो नासाग्रसनी जिस संरचना में खुलती है ये कंठ। ये चारों के चारों भाग मिलकर ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद में श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, ये कूपिका, डायफ्राम, फेफड़े, ये सभी मिलकर निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में 2 प्रकार की मांसपेशियां हैं। एक मांसपेशी है डायफ्राम और दूसरी मांसपेशियां इन पसलियों के बीच में, ये जो जिनसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिन मांसपेशियों से पसलियों के बीच में पाई जाने वाली मांसपेशियां।
तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र को हम की संरचना का जब हम अध्ययन करें तो इस श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र को हम मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये नासा द्वार है, यानी ये हमारी नाक का जो एरिया है, इसमें ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र नासा छिद्र, और ये जो छोटा सा मार्ग है, जो नासा जो छिद्र है वो अंदर खुलते हैं, ये नासा द्वार। फिर ये नासा गुहा का ये पिछला ये जो सिरा है ये नासा ग्रसनी। फिर नासा ग्रसनी से नीचे ये जो मुख जहां खुल रहा है ये मुख ग्रसनी से नीचे ये जो भाग है ये कंठ ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी के नीचे ये जो भाग है ये कहलाता है कंठ। और फिर कंठ आगे श्वास नली में खुलता है, और श्वास नली फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है, एक दाईं तरफ खुलती है और दूसरी बाईं तरफ खुलती है। फिर दोनों की दोनों श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, बाईं श्वसनी बाईं फेफड़े में प्रवेश करती है, और फेफड़े में खुलकर शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इन शाखाओं को द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। फिर द्वितीयक श्वसनी और शाखाओं में विभाजित होती है, उन्हें तृतीयक श्वसनी कहा जाता है। फिर तृतीयक श्वसनी और शाखाओं में जब विभाजित हो जाती है, जब उन शाखाओं को अब श्वसनिकाएं कहा जाता है। और फिर श्वसनिका बार बार विभाजित होकर सीमांत श्वसनिका बनाती है, और लास्ट में फिर ये इस प्रकार से आपके देखिए, ये श्वसनिका, इसकी अंतिम शाखाएं, और फिर ये इस प्रकार से कूपिका कोश में खुलती हैं। कूपिका कोश कई कूपिकाओं से बने हुए हैं। तो ये छोटी गोल संरचनाएं जो आपको दिख रही है ये कूपिकाएं हैं, और इस पूरी संरचना को कूपिका कोश कहा जाता है। तो इस प्रकार, और ये जो गुलाबी रंग की संरचनाएं दिख रही हैं, ये गुलाबी रंग की संरचनाएं फेफड़े हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। और बाहर ये इस तरफ देखिए आप, इस तरफ ये इस प्रकार बाहर से आवरण बनाया हुआ है जो कि अस्थियों का आवरण है। इस अस्थियों के आवरण को ये जो अस्थियां हैं, ये अस्थियां पसलियां कहलाती हैं। 12 जोड़ी ये पसलियां होती हैं, और ये 12 जोड़ी पसलियां यानी दाईं साइड भी होती है और बाईं तरफ भी होती है। यहाँ चित्र को स्पष्ट दिखाने के लिए ये बस यहाँ आधी संरचनाएं बनाई गई है, बाकी ये इस साइड की तरफ बिल्कुल ऐसे पूरी यहाँ होती है। तो ये जो पसलियां है, 12 जोड़ी पसलियां, ये एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती है। पूरे फेफड़े और हृदय इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसे हम पसली पिंजर के नाम से जानते हैं, रिब केज के नाम से जानते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये गहरे रंग की जो संरचना दिख रही है, ये भी पेशियों की बनी हुई एक संरचना है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम वक्ष गुहा को, यानी जहां हमारे फेफड़े स्थित है, हृदय स्थित है, ये भाग वक्ष गुहा कहलाता है। और डायफ्राम से नीचे उदर गुहा, जहां अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है। तो हमारे शरीर में जो गुहा है, उस गुहा को वक्ष गुहा और उदर गुहा में बांटने का ये जो कार्य है, ये कार्य डायफ्राम करता है। अब इस डायग्राम की सहायता से हम और सरलता से श्वसन तंत्र की संरचना को समझ सकते हैं। ये देखिए आप, नासा मार्ग, ये नासा गुहा, ये नासा ग्रसनी, ये मुख है, तो इस मुख के पीछे वाला ये जो भाग है ये मुख ग्रसनी, फिर ये कंठ ग्रसनी, फिर ये कंठ, और नीचे ये पूरी ये श्वास नली है। और फिर ये श्वास नली 2 शाखाओं में विभाजित हो रही है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। फिर ये अनेकानेक और शाखाओं में विभाजित होती चली जाती हैं। दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ जो है ये इस प्रकार से ये हृदय सुरक्षित रहता है। और ये नीचे की जो ये जो आपको दिखाई दे रही है एक पर्दे जैसी संरचना, इसे डायफ्राम या तनुपट कहा जाता है। और इसके बाहर की तरफ ये जो इस प्रकार से ये संरचना दिख रही है, ये पसलियां दिखाई हुई हैं, यहाँ पूरी नहीं दिखाई हुई हैं। पूरी दिखाई हुई हो तो इनके फेफड़े में जो है वो संरचना स्पष्ट नहीं दिख सकती, इसलिए यहीं तक, बाहर तक ही केवल इनको दिखाई हुई है। अदरवाइज ये आगे और पीछे दोनों तरफ से फेफड़ों को ढके हुए रखती है, सुरक्षित रखती है। अब यहाँ सबसे पहले जो ऊपरी श्वसन तंत्र है, इस ऊपरी श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग है नासिका। ये
भाग है, इसको समझेंगे हम। तो यह पहला श्वसन अंग है और बाहर से दिखने वाली एक जोड़ी जो नासा द्वार है वहां से शुरू होते हैं, अंदर एक बड़ी गुहा में खुलते हैं ये नासा छिद्र, और इस बड़ी गुहा को नासा गुहा कहते हैं। ये नासा गुहा एक पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा दो भागों में बटी हुई होती है, और नासा गुहा का ये जो पिछला भाग है, ये पिछला भाग नासा ग्रसनी में खुलता है। अब इस नासा गुहा के अंदर महीन बाल पाए जाते हैं, पतली झिल्ली में रक्त प्रवाह होता है, झाड़ूनुमा पक्षमाभ होते हैं, और साथ में ही इसमें श्लेष्म होता है, यानी चिकना पदार्थ होता है, जो यहाँ से जब वायु प्रवेश करती है तो उस वायु के अंदर यदि कोई धूल कण है, कोई सूक्ष्म कण है, तो वो कण यहाँ इन सभी संरचनाओं के होने के कारण इस नासा गुहा में ही चिपक जाते हैं, और जो वायु है वो कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो यानी शुद्ध वायु अब ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब इसके बाद में जो दूसरा अंग है ऊपरी श्वसन तंत्र का, वो है मुख। मुख को हम द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में भी काम में लेते हैं। अब जैसे नाक मान लो हमारी बंद है, तो हम सांस मुख से लेंगे, और वो मुख से लिया गया सांस जो है, वो वायु जो है, वो मुख ग्रसनी से होती हुई और आगे कंठ ग्रसनी में प्रवेश करेगी। लेकिन मुख से ली गई वायु शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो है वो मुख में महीन बाल नहीं है, श्लेष्म नहीं है, जो कि उस मुख में जो ली गई वायु है, उस वायु में यदि कोई धूल कण, सूक्ष्म कण है, तो वो यहाँ नहीं रुकेंगे और वायु शुद्ध नहीं होगी। ये हुए ऊपरी श्वसन तंत्र के दो अंग। तीसरा जो अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी ये जो ऐसे चिमनी के जैसी संरचना है, कीप के जैसी संरचना दिख रही है, जिसका ये ऊपरी भाग इस तरीके से चौड़ा और फिर ये ऐसे संकरा हो जाता है, ये संरचना ग्रसनी है। ग्रसनी तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, नासा गुहा के पीछे भाग ये नासा ग्रसनी, मुख का पिछला भाग ये मुख ग्रसनी, और फिर ये नीचे मुख ग्रसनी से नीचे जो ग्रसनी का भाग है वो होता है कंठ ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी फाइनली खुलती है कंठ में, लैरिंग्स में, स्वर यंत्र में, और यहाँ एक संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस जब हम भोजन निगलते हैं, जब एपिग्लॉटिस श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे कि वायु ही श्वास नली में जाए, भोजन आहार नली में जाए, भोजन श्वास नली के अंदर नहीं चला जाए। अब ग्रसनी के बाद में जो संरचना है उसे कहा जाता है कंठ। कंठ का जो ऊपरी जो सिरा है उसे कहा जाता है कंठ द्वार। तो कंठ एक कैसी संरचना है, ये कंठ ग्रसनी और ये श्वास नली दोनों के मध्य में पाया जाता है ये कंठ। तो कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, कंठ कहलाती है। ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कंठ की संरचना हम इस डायग्राम के माध्यम से और स्पष्ट देख सकते हैं। ये जो संरचना है ये संरचना है कंठ, या इसे कहा जाता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स 9 प्रकार की उपास्थियों से बनी हुई होती है। ये एक उपास्थि जो है वो इस प्रकार लगभग एच के आकार में ही दिख रही है, ये एक उपास्थि है, और ये जो नीचे की ये है ये दूसरी उपास्थि है। तो ये वाली जो उपास्थि है इस उपास्थि का नाम थायराइड उपास्थि है, और नीचे की जो उपास्थि है ये क्रीकॉइड, ये वाली जो उपास्थि ये क्रीकॉइड उपास्थि है, और इसके अलावा 7 और उपास्थियां इसमें होती हैं। जो कुल 9 उपास्थियां होती हैं, उन 9 उपास्थियों में से 3 उपास्थियां एकल होती है, जैसे एक ये हुई और एक ये हुई, जबकि जो 3 उपास्थियां होती है वो जोड़े के रूप में होती हैं। इस प्रकार कुल 9 उपास्थियां लैरिंग्स का निर्माण करती है। इस लैरिंग्स पर एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को हम ग्लॉटिस कहते हैं, और इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ ऊपर की ओर एक संरचना होती है जिस संरचना को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। इस डायग्राम की सहायता से हम इस लैरिंग्स का जो संरचना है वो और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये पूरी की पूरी कंठ की संरचना है, लैरिंग्स जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर जो छिद्र है इस छिद्र को ग्लॉटिस कहते हैं, या इसे घाटी द्वार कहा
कहा जाता है। और ये इस प्रकार देखिए, ये पूरी एक उपास्थि है, जिस उपास्थि को हम थायराइड उपास्थि कहते हैं। ये एक उपास्थि यहाँ से लेकर और ये इस प्रकार ये पूरी एक उपास्थि है, जिसे क्रीकॉइड उपास्थि कहा जाता है। ये वाली जो संरचना है ये भी क्रीकॉइड उपास्थि है और इसका ये ऊपरी भाग भी क्रीकॉइड उपास्थि ही है। यहाँ ये जो दो छोटी छोटी दिख रही हैं ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। इसी प्रकार ये जो दो संरचनाएं नजर आ रही हैं ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज है। तो इस प्रकार से कुल 9 उपास्थियों से लैरिंक्स बना हुआ होता है। इसको यदि निचले सिरे से देखा जाए तो बीच लैरिंक्स के बीचों बीच यहाँ इस प्रकार ये जगह दिखाई देती है, इसे ग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो लंबी संरचनाएं, तंतु जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये स्वर रज्जु होते हैं। जब इन हवा यहाँ से गुजरती है, वायु गुजरती है, तो इन स्वर रज्जुओं में कंपन होता है, जिसके कारण आवाज उत्पन्न होती है। और स्वर रज्जु एक प्रकार की श्लेष्म झिल्लियां ही हैं। जब हवा के बहाव से इनमें कंपन पैदा हो जाती है और अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। तो इस प्रकार से ये हमने कंठ की संरचना देखी। कंठ के बाद में ये जो पूरी लंबी एक नली होती है, ये लंबी नली श्वास नली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ कंठ तक ये ऊपरी श्वसन तंत्र हुआ। अब निचला श्वसन तंत्र, निचले श्वसन तंत्र के ये जो लंबी नली है श्वास नली, फिर इसकी जो शाखाएं हैं ये श्वसनी, फिर श्वसनी की भी और जो शाखाएं हैं वो श्वसनिकाएं, और फिर ये कूपिकाएं, और ये सारी की सारी जो संरचनाएं हैं यानी श्वसनिकाएं और कूपिकाएं ये फेफड़ों में उपस्थित होती है। तो फेफड़े, ये सारी संरचनाएं मिलकर निचला श्वसन तंत्र बनाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये श्वास नली की। तो श्वास नली जो है वो एक लगभग 5 इंच लंबी नली होती है और इसके ऊपर इस प्रकार ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये इस प्रकार से रिंग वलय जैसी संरचनाएं, ये उपास्थि के वलय होते हैं और सी आकार के होते हैं। यानी सामने से तो श्वास नली को ढके हुए रखते हैं, लेकिन पिछले स्थान पर, इसके पार्श्व भाग पर इसके ये उपास्थियां नहीं होती हैं। और ये उपास्थि के जो छल्ले हैं, जब हम श्वास नली के माध्यम से जब सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उस समय ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये श्वास नली ये स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स को श्वसनी से मिलाती है। लैरिंग्स और श्वसनी के बीच में ये जो लंबी संरचना होती है ये श्वसनी कहलाती है। ये जो श्वास नली है ये श्वास नली 2 भागों में विभाजित होती है और इनकी शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। दाएं फेफड़े में प्राथमिक श्वसनी प्रवेश कर 3 भागों में विभाजित हो जाती है, क्योंकि दायां फेफड़ा 3 भागों में विभाजित होता है। बाएं फेफड़े में प्रवेश करके ये 2 द्वितीयक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, क्योंकि बायां फेफड़ा 2 भागों में विभाजित होता है। अब इन द्वितीयक श्वसनी की और शाखाओं को इस प्रकार से तृतीयक श्वसनी भी कहा जाता है। और फिर इन तृतीयक श्वसनी की जो और शाखाएं होती हैं उन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है। ये श्वसनिकाएं जो है पूरे फेफड़ों के अंदर फैली हुई रहती हैं और ये श्वसनिकाएं और आगे विभाजित होकर सीमांत श्वसनिका बनाती हैं। इस प्रकार श्वसनी और श्वसनिकाएं मिलकर ये वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ ये इस प्रकार से ऐसे वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। तो और इनमें ये अनेक जो है वो कूपिकाएं होती है और इन कूपिकाओं से फेफड़े भरे हुए रहते हैं। फेफड़े कैसे हैं? फेफड़े लचीले, कोमल, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट फेफड़ों की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। फेफड़े लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और हमारे वक्ष गुहा के अंदर दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं और फेफड़ों के अंदर ये असंख्य श्वसनिकाएं, कूपिकाएं, लसिका वाहिनियां, लचीले तंतु आदि से निर्मित होते हैं। जो दाहिना फेफड़ा है वो दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा छोटा और अधिक चौड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में यहाँ पर उदर गुहा में डायफ्राम से नीचे बहुत बड़ी ग्रंथि यकृत उपस्थित होती है, इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा चौड़ा होता है। और ये जो बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े में यहाँ ये इस प्रकार से खांच पाई जाती है क्योंकि ये हृदय का स्थान है। और प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों के
पंजी उत्तकों से बना होता है, जिसमें कि रक्त केशिकाएं हैं, 30 मिलियन कूपिकाएं, लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं, इससे भी ज्यादा, यानी अनेकानेक कूपिकाओं से फेफड़े भरे हुए रहते हैं। और ये जो कूपिकाएं हैं ये सीमांत श्वसनिका के सिरे पर पाई जाती हैं। और कूपिका में भी शल्की उपकला की पंक्तियां होती हैं जो केशिका में रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती हैं। दो श्वसन तंत्र के, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र के बाद में अब जो संरचना है वो है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां ये डायफ्राम, एक जो मांसपेशी से बनी हुई संरचना है ये डायफ्राम है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। जैसे ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम कंकाल पेशियों से बनी हुई संरचना है। ये डायफ्राम जब चपटा हो जाता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और जब ये इस प्रकार गुंबद के आकार में रहता है जब वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। जब डायफ्राम की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो ये चपटा हो जाता है, और जब पेशियां शिथिल हो जाती हैं तब ये इस प्रकार से गुंबद के आकार का हो जाता है। इसी प्रकार इन पसलियों के बीच में जो मांसपेशियां होती हैं जिन्हें कि इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, ये मसल्स, ये पेशियां जब संकुचित होती हैं तो पसलियां फैल जाती हैं, पस्थि पिंजर फैल जाता है इस मांसपेशियों के संकुचित होने से, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और जब ये मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जो कि पसलियां मांसपेशियों के बीच में हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, ये मांसपेशियां जब शिथिल होती हैं तब पसलियां अपने मूल आकार में आ जाती है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। तो इस प्रकार से ये मांसपेशियां कार्य करती हैं। ये मानव श्वसन तंत्र का पूरी संरचना है। अब हम बात करें कि जो श्वसन तंत्र कार्य किस प्रकार से करता है। तो मानव श्वसन तंत्र में श्वसन की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे वातन की। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है वातन। वातन क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, इसको समझेंगे। ये एक फेफड़ा है, ठीक है, और ये फेफड़े के आगे की ओर इस प्रकार ये पसलियां दिखाई हुई है। पार्श्व दृश्य है इसका, पूरा दिखाते तो ये इस प्रकार से ढका हुआ होता फेफड़ा। ये सामने से संरचनाएं दिख रही हैं। रिब्स एंड स्टर्नम, ये जो है वो पसलियां, और आगे की जो वक्ष गुहा में जो आगे की अस्थि होती है, जहां आगे पसलियां जुड़ी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम। और ये फेफड़ों से पीछे की ओर ये जो अस्थियों का एक समूह नजर आ रहा है, ये लंबी रेखा के रूप में, ये कशेरुक दंड है। तो इस प्रकार पसलियों, स्टर्नम और कशेरुक दंड के बीच में ये एक फेफड़ा है, और नीचे ये डायफ्राम है। अब क्या होता है, जब डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती हैं तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, और पसलियों और स्टर्नम है, ये पसलियों के बीच की जो मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो ये जो संकुचन होने से और वक्ष इसका पसली पिंजर जो है वो ये फैल जाता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। किस से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है? डायफ्राम की मांसपेशियों के संकुचित होने से और पसलियों की इंटरकोस्टल मसल्स के संकुचित होने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से यहाँ फेफड़ों के अंदर जो वायु दाब है, ये वायु दाब कम हो जाता है। बाहर वायुमंडल में वायु दाब अधिक है और फेफड़ों में वायु दाब कम हो गया, तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ वायु प्रवेश करती है, एयर एंटरिंग लंग्स। तो इस स्थिति के अंदर हवा या वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब क्या होगा? सबसे पहली ये जो प्रक्रिया हो, यानी सांस अंदर लेने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इनहेलेशन यानी निश्वसन। अब क्या होगा दूसरी प्रोसीजर के अंदर? डायफ्राम जो संकुचित हुई थी पेशियां डायफ्राम की, अब वो रिलैक्स हो जाएंगी और ये ऐसे आर्क शेप में हो गया। ये इस प्रकार, यहाँ देखिए आप लगभग चपटा दिख रहा है, यहाँ ये ऐसे आर्क शेप के अंदर हो गया। और रिब्स और स्टर्नम जो आगे की ओर बढ़े थे जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा था, अब ये वापस अपने मूल रूप के अंदर आ गए। इन दोनों मांसपेशियों के सक्रिय होने से वक्ष गुहा का आयतन अब बढ़ गया है। बाहर
वक्ष गुहा का वायुमंडल की तुलना में अब वक्ष गुहा में आयतन अधिक हो गया है और वायुमंडल का कम हो गया है, तब अब अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ वायु जाएगी, तो एयर एक्सपेल फ्रॉम लंग्स, यानी अब हम सांस छोड़ देंगे। तो श्वसन की प्रक्रिया में ये सबसे पहली जो प्रक्रिया है ये है वातन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। अब इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया है, वो दूसरी प्रक्रिया है बाह्य श्वसन। अब इस बाह्य श्वसन के अंदर क्या होता है, कुपिका की झिल्ली और जैसे इस डायग्राम में आप समझेंगे पहले, तो यहाँ ये कुपिकाएं, ये कुपिकी, इसको पूरा कुपिका कोश कहते हैं और इसकी छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं कुपिकाएं हैं और बीच में ये जो वाहिनियां हैं ये कुपिका वाहिनी हैं। और यहाँ देखिए इस तरीके से ये जो कुपिका कोश है, ये कुपिका कोश में कई कुपिकाएं नजर आती हैं। अब अगले डायग्राम को समझें तो ये कुपिका के अंदर संरचना होती किस प्रकार की है। ये देखिए इस डायग्राम में ये एक कुपिका का चित्र है। ये जो अंदर ये इस प्रकार ये जो गोल संरचनाएं नजर आ रही हैं, ये गोल संरचना कुपिका है, ये एक कुपिका है। और ये बाहर ये जो है ये रक्त केशिका है जो कि इस कुपिका को घेर रही है। और इस रक्त केशिका के अंदर ये रक्त की कोशिकाएं हैं। तो अब क्या होता है, जब हमने सांस अंदर ली है तो उस वायु के अंदर ऑक्सीजन है और इस कुपिका में ये जो रक्त केशिका है जो कि फुफ्फुसीय धमनी से आई है, इसके अंदर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कोशिकाएं हैं। यहाँ ऑक्सीजन इन ब्लड सेल्स के अंदर विसरित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कुपिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ऑक्सीजन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विसरित हो जाएगी। और इन्हीं सेल्स के अंदर चूंकि ये कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड इन कोशिकाओं में है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ इन रक्त केशिका में अधिक है, कुपिका में कम है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ कुपिका में आ जाएगी और जब हम सांस छोड़ेंगे तब ये कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका के सांस छोड़ने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा बाहर छोड़ दी जाएगी। तो इस प्रकार इस चरण तक जो हमने अब वायु ग्रहण की थी, उस वायु में से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इन रक्त के द्वारा श्वसनीय गैसों का अब आदान प्रदान हो चुका है, यानी रक्त में अब ऑक्सीजन आ चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में जा चुकी है। अब अगले चरण के अंदर क्या होगा, गैसें, रक्त जो है वो इन गैसों को परिवहन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो ऑक्सीजन युक्त जो ये रक्त है, ये ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है ये फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा अब आगे ले जाया जाएगा और अब ये रक्त जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ऊतकों को देगा, यानी अब आंतरिक श्वसन होगा। अब रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों का विनिमय होगा, यानी फाइनली अब जो हमने सांस ली थी और जो ये ऑक्सीजन ली थी, ये ऑक्सीजन अब इस रक्त के द्वारा ऊतकों में पहुंच गया। अब ऊतकों में पहुंचने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कोशिकाएं उपयोग करेंगी और ऊर्जा का उत्पादन करेंगी और CO2 का उत्सर्जन करेंगी। फिर CO2 युक्त रक्त जो है वो इस प्रकार से केशिका में इसकी कुपिका की झिल्ली घेरने वाली रक्त केशिका के अंदर आएगा। इस प्रकार ये जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैसों का विनिमय होता है। तो इस प्रकार ये श्वसन की प्रक्रिया पूरी संपन्न होती रहती है। धन्यवाद।